गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने कल जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को डिस्कस किया था, जो कि एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो साइकोथेरेपी, एक फिजिकल थेरेपी और एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में सारी मेडिसिन और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और जितनी भी मेडिसिन साइकेट्री के अंदर यूज़ आती है वो सारी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आती है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी की। साइकोथेरेपी जो है इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग थेरेपीज इंक्लूडेड है, जैसे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी साइकोथेरेपीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेनली अगर हम साइकोथेरेपी को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइकोथेरेपी होता क्या है। साइकोथेरेपी को एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज के अंदर टॉकिंग थेरेपी भी कहा जाता है। इसको टॉकिंग थेरेपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर थेरेपिस्ट और जो क्लाइंट होता है उसके अंदर जो है वो कन्वर्सेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल कन्वर्सेशन से मतलब हुआ आपस में बातचीत होती है। तो बातचीत के थ्रू जो है वो थेरेपिस्ट जो होता है पेशेंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है और फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस उसको अप्लाई करवाता है। तो इसलिए हम इसको टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि 2 लोगों के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन साइकोथेरेपी के अंदर होता है। अगर हम साइकोथेरेपी की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द माइंड एंड द पर्सनालिटी बाय द साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड के थ्रू माइंड और पर्सनालिटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करना जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार साइकोथेरेपी कहलाता है। तो साइकोथेरेपी के अंदर हम हैं सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसे कह सकते हैं और कॉग्निटिव थेरेपी भी इसे कह सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर बिहेवियर थेरेपी अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करना कि कॉग्निटिव थेरेपी प्लस बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी अपन अलग से पढ़ेंगे, बट क्योंकि हमारे कॉग्निशंस जो है वो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं इसलिए इसे सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी ही नहीं, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहा गया है। कॉग्निटिव फंक्शंस से हमारी जो ब्रेन के जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गया, थॉट आ गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन में आती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम मेनली जो ब्रेन के जो कॉग्निशंस हैं, जो फॉल्टी कॉग्निशंस हैं, उनको ट्रीट करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और उसको सॉल्यूशंस देते हैं। तो मेनली जो पेशेंट के जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जो है या उसके जो फॉल्टी जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उनको हम ट्रीट करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट की बात करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम फंडामेंटल अजम्पशंस देखेंगे कि मेनली इससे रिलेटेड क्या क्या अजम्पशंस हैं, उसके बाद ड्यूरेशन कितना है, थेरेपी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इंडिकेशंस क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन सी जो साइकेट्रिक इलनेस है जिसके अंदर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज में लेते हैं, उसके बाद टेक्निक्स क्या क्या है, किस तरह से जो है पेशेंट को हम कॉग्निटिव थेरेपी जो है डिलीवर करते हैं, वो सारी टेक्निक्स के अंदर होगी। और लास्ट में हम थेरेपी प्रोसेस देखेंगे कि इस थेरेपी का प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको दी जाती है। सो अपन कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है क्या। तो सबसे पहले हम इसको जो है शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी इज ए रिलेटिवली न्यू मोड ऑफ शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है वो एक तरह से शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी है, क्योंकि कुछ ही सेशंस के अंदर जो है वो कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमें इसके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ वीक्स के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर ही ये जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जबकि बिहेवियर थेरेपी या साइको एनालिटिक थेरेपी वो लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए चलती है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि इट इज़ डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इज नाउ वाइडली अप्लाइड टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले कॉग्निटिव थेरेपी को मेनली जो है हमने डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए ही जो है डेवलप किया था, बट अब जो है बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके अंदर भी ये यूज आने लग गई है।
थर्ड पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट आवर मूड्स एंड फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस बाय आवर थॉट। मेन इसका जो प्राइमरी जो इसकी पीछे मेन बेसिस ये है कि जो हमारा जो थॉट्स हैं जो है ना हमारे मूड और फीलिंग्स को गवर्न करते हैं। मतलब हमारा जैसा फीलिंग हम जैसा फील कर रहे हैं, जैसा हम बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे जो है हमारे जो थॉट्स है, हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग चल रही है, उसकी वजह से जो है सारे अजीबोगरीब खराब मूड हुआ, अच्छा मूड हुआ, या हमारा बिहेवियर हमारे थॉट जो है वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोथेरेपी जो है वो पेशेंट्स की एबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है, ताकि जो पेशेंट है वो वर्ड के अंदर आसानी से फंक्शन कर सके। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है, बाय करेक्टिंग द डिस्टॉर्टेड वेज ऑफ थिंकिंग द कॉग्निटिव थेरेपिस्ट रीस्ट्रक्चर पेशेंट्स व्यू ऑफ देमसेल्व्स, वर्ड एंड द फ्यूचर। मेनली इसके अंदर क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करता है, ताकि जो पेशेंट है वो दुनिया को अपनी एक अलग नज़र से और एक अच्छे नज़र से देख सके। उसकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर किया जाता है। अब ये कैसे जो साइकेट्रिस्ट होता है वो पेशेंट से कंप्लीट उसकी जो है हिस्ट्री देखता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है फाउंड आउट करता है, फिर पेशेंट की जो थिंकिंग है उसको चेंज करता है। वो थिंकिंग के अंदर कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो उसको डालता है, उसके बाद पेशेंट जो है वो उसकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है और फिर उस दुनिया को या फ्यूचर को एक पॉजिटिव वे में देखता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालने के लिए कैपेबल हो जाता है। लास्ट पॉइंट अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो मोर रियलिस्टिक थॉट्स आर सब्स्टिट्यूटेड टू रिड्यूस पेनफुल फीलिंग्स सच एज एंजाइटी, गिल्ट एंड होपलेसनेस। जो रियलिस्टिक थॉट्स होते हैं उनको जो है वो यूज़ करता है साइकेट्रिस्ट, ताकि जो पेशेंट को जो पेनफुल फीलिंग्स आ रही है जैसे एंजाइटी है, गिल्ट है और होपलेसनेस है, इन सारे ऐसी जो पेनफुल फीलिंग्स है उनको जो है वो रियलिस्टिक थॉट से वो चेंज कर सके। जैसे कि एग्जाम के रिलेटेड एंजाइटी है या कोई फोबिया है, तो फोबिया की कंडीशन, फोबिया होता है इरेशनल फियर, मतलब पेशेंट को रीज़न नहीं पता है कि उसको किसी चीज़ से क्यों डर रख रहा है। तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि उसके अंदर जो है वो नॉर्मल उसकी थिंकिंग को चेंज करता है कि आप काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है वैसे इसके अंदर, टेक्निक्स के थ्रू वो क्या करता है पेशेंट साइकेट्रिस्ट कर है ना उसकी जो एंजाइटी होती है अपने डर को लेकर के उसको वो ख़त्म कर देता है, उसको चेंज कर देता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी इज ए साइकोथेरेपी अप्रोच बेस्ड ऑन आइडिया दैट बिहेवियर इज सेकेंडरी टू थिंकिंग। अभी तक अपन ने जितना भी डिस्कस किया है उसी को इस डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है कि कॉग्निटिव साइकोथेरेपी की जो अप्रोचेस है वो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी थिंकिंग की वजह से है ना। आप कोई भी काम अगर करते हैं तो बिना थॉट या बिना थिंकिंग के उस काम को परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर पर्सन कोई क्राइम भी कमिट कर रहा है तो वो इसलिए कमिट कर रहा है क्योंकि उसके माइंड में क्राइम की थिंकिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं। तो बिना सोचे विचारे, बिना थिंकिंग के, बिना थॉट के हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। आप इस इमेज को देखेंगे, इसमें लिखा है कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू एंड हाउ यू फील। जैसा कि आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं और वैसा ही फिर आपको फील होता है। सो थिंकिंग जो है वो हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल अजम्पशन। मतलब फंडामेंटल का होता बेसिक अजम्पशंस है ना, इसके पीछे जो बेसिक धारणाएं हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट द वे ए पर्सन परसीव एन इवेंट रादर देन द इवेंट इटसेल्फ डिटरमाइन इट्स रिलेवेंस एंड द रेस्पॉन्स टू इट। इसके अकॉर्डिंग कि जैसे कि कोई सिचुएशन है ना, तो हर पर्सन उसको अलग अलग वे में देखता है। तो मेन चीज़ ये है कि पर्सन उस सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है ना। वो सिचुएशन क्या है नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, बट पर्सन कैसे उस सिचुएशन को देखता है ये डिटरमाइन करता है कि पेशेंट कैसा रेस्पॉन्स देगा, है ना। किसी भी एक एग्जाम की बात आ गई तो बहुत सारे लोग एग्जाम में इस तरह से भी सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और अब तो मैं अपने कॉम्पिटिटिव को हरा ही दूंगा। दूसरे सेंस में ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं एग्जाम को लेकर और वो ऐसे वेज लगाते हैं कि मुझे बस एग्जाम नहीं देना पड़े और जैसे तैसे मैं पास हो जाऊं। तो एग्जाम एक तरह से इवेंट हो गया, तो लोगों का देखने का नजरिया उसका सबका अलग अलग है, सब एक ही नजर से उसको नहीं देता। कोई उसे एज ए कंपटीशन देख रहा है कि बस मुझे अचीव करने मिलेगा इस एग्जाम के थ्रू, तो कोई उसे देखता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो
खाली पासिंग मार्क्स के लिए वो मेहनत करता है। तो इसी तरह से जो इवेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो पर्सन की थिंकिंग में है कि वो इवेंट को किस तरह से देखता है। नेक्स्ट सेकंड चीज इसके अंदर है कि इट इज़ अ टाइम लिमिटेड अटेम्प्टिंग टू कोज चेंज रैपिडली एंड ऑफ्टन विद इन एन एस्टेब्लिश्ड टाइम फ्रेम, है ना। जो ये कॉग्निटिव साइकोथेरेपी होती है ये टाइम लिमिटेड होती है, मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होती है और बहुत फास्टली जो है इसके अंदर रिकवरी होती है। जितने ड्यूरेशन के अंदर जो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी चलती है उसमें ही जो है पेशेंट में जो चेंजेस आने लग जाते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव होती है कम समय में भी ये थेरेपी। नेक्स्ट है थर्ड वन, थेरेपेटिक चेंज कैन बी अफेक्टेड through an alteration of idiopathic dysfunctional mode of thinking leading to cognitive change। हाँ, तो अब इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो पेशेंट के अंदर थेरेपेटिक इफेक्ट आता है। तो जो पेशेंट की जो इडियोपैथिक का मतलब हो जो गलत जो उसकी थिंकिंग है, या डिसफंक्शनल मोड ऑफ थिंकिंग का मतलब वो जो सोचने का उसका गलत तरीका है, उसको जो है थेरेपिस्ट जो है वो चेंज करता है, जिससे जो पेशेंट के ऊपर जो है वो इफेक्टिव चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसकी आगे की अजम्पशंस देखते हैं। दिस therapies are based on the belief that patients are the architect of their own misfortune and have control over their thoughts and actions। ऐसा कहा जाता है इस थेरेपी के अकॉर्डिंग कि जो पेशेंट होता है वो खुद ही आर्किटेक्ट, मतलब वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो क्रिएट करता है। उसकी जो फाल्टी कॉग्निशन है या उसकी जो डिजीज़ है या उसकी जो अभी प्रॉब्लम है उसको उसने खुद ने क्रिएट किया है, और उसका जो उसकी थॉट और थिंक एक्शन के ऊपर उसका कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी। की जो भी प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है उसको क्रिएट करने वाला वो खुद है, बट उसकी थिंकिंग को और उसके थॉट को और उसके एक्शंस को वो जो है वो चेंज भी कर सकता है। लास्ट वन है, दे ऑल्सो हेल्प द पेशेंट लर्न समथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ थेरेपी एंड डेवलप थेरेपेटिक स्किल्स एप्लीकेबल टू अदर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर जो थेरेपिस्ट है वो प्रोसेस को सिखाने के साथ साथ थेरेपेटिक स्किल्स भी है जो पेशेंट के अंदर है वो डेवलप करता है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में फर्दर उसको कोई इस तरह इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सेल्फ निकाल सकता है। तो इसके अंदर साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट डायरेक्टली जाके पेशेंट को सॉल्यूशन दिखा के नहीं कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस करता है कि उसके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होता है और वो किस तरह से उसको अप्लाई कर सकता है उसकी थिंकिंग को चेंज करके। तो ये बेसिक अजम्पशंस थी कॉग्निटिव साइकोथेरेपी की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी नेक्स्ट और अजम्पशंस देखेंगे। इट एम एट अल्टरिंग द कॉग्निशन फॉर अफेक्टिंग अ चेंज इन बिहेवियर। इसका जो मेन एम है वो जो पेशेंट की जो थिंकिंग है उसको जो है वो अल्टर करना है और उसके बिहेवियर को चेंज करना है। लास्ट वन है, इट इम्प्लाइज दैट ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैव सम अमाउंट ऑफ कॉग्निशन एंड एन इम्प्रूवमेंट इन दिस एनहांस द पेशेंट्स रिकवरी। ऐसा माना जाता है कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनके पीछे न पीछे कोई ना कोई कॉग्निटिव डिसफंक्शन ही होता है, मतलब उनकी थॉट या थिंकिंग में ही कुछ प्रॉब्लम होती है, और उस कॉग्निशन को इम्प्रूव करके उसकी थिंकिंग को इम्प्रूव करके पेशेंट की रिकवरी को भी इम्प्रूव किया जाता है, ऐसा ये थेरेपी मानती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, कि कितने ड्यूरेशन तक जो है ये कॉग्निटिव थेरेपी चलती है, कितनी लंबी चलती है। तो ए टिपिकल कॉग्निटिव थेरेपी शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15 विजिट ओवर ए 3 मंथ ऑफ पीरियड। मैक्सिमम जो है 3 मंथ तक जो है ये थेरेपी चलती है, और 15 विजिट, मतलब एक विजिट में अगर अपन एक आवर मान लें कि वीक के अंदर 1 डे या वीक के अंदर 2 डे हो गया, इस तरह से 3 मंथ तक जो है 15 विजिट रहती है। 15 बार जो पेशेंट है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है काउंसलिंग सेशन के अंदर। तो ये एक तरह से ड्यूरेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है। नेक्स्ट हम इसके इंडिकेशंस देखते हैं। इंडिकेशंस से मीन्स हो गया कि किस किस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम है वो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट को दे सकते हैं। मेनली जो है डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके अंदर ही कॉग्निटिव साइकोथेरेपी यूज होती है। मोस्टली जो है डिप्रेशन के अंदर यूज होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर यूज होती है, पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबिया, एगारोफोबिया हो गया, कस्टलोरोफोबिया हो गया, जितने भी फोबियाज है उनके अंदर होती है, या एंटिसिपेटरी एंजाइटी फॉर टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसमें, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अप्लाई करने के लिए भी हम इस कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को यूज में लेते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग
मेथड्स जो हैं वो दूसरे, जो कभी कभी सिजोफ्रेनिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज में लेने हैं, या है ना ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज में लेने हैं, तो हम जो है वो इस कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को यूज कर सकते हैं। बट मेनली डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया और एंटिसिपेटरी एंजाइटी के अंदर जो है हम कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को यूज करते हैं, और ये ज्यादातर यही इफेक्टिव होती है इनके अंदर। अब कभी कभी कुछ सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे साइकोटिक सिम्टम्स जैसे डेल्यूजन और हेलुसिनेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को हम यूज में ले सकते हैं। हेलुसिनेशन, जैसे पर्सन ने बोला कि मुझे कोई चीज या पर्सन दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, तो अब इसमें कॉग्निटिव थेरेपी इस तरह से बिहेव करेगी कि हम पेशेंट, जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को बोलेगा कि आपको जो भी पर्सन दिखाई है सुनाई दे रहा है वो रियल नहीं है, ये आपकी माइंड की जो है एक वहम है। तो इस तरह से हमने उसको एक रीजन दे दिया उसके पीछे, तो एक तरह से रीजन दिया, मतलब उसकी थिंकिंग प्रोसेस को हमने थोड़ा चेंज किया, उसको सोचने के लिए हमने मजबूर किया कि जो आप पर्सन उसे दिखाई दे रहा है वो सच में रियल है कि नहीं है। तो इस तरह से कॉग्निटिव साइकोथेरेपी हम कभी कभी साइकोटिक सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन और डेल्यूजन में भी काम ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब होती है वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा पेशेंट की कॉग्निशन को हम चेंज कर सकते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली 4 ग्रुप में हम इन टेक्निक्स को बांटते हैं। फर्स्ट है, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है टेक्निक्स फॉर स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन। सेकंड है टेक्निक्स टू काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। थर्ड है टेक्निक्स फॉर अल्टरिंग कॉग्निशन। एंड फोर्थ है टेक्निक्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली। तो ये 4 टेक्निक्स है, एक बार वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टेक्निक्स फॉर स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन, कि जो हमारे माइंड में जिस तरह के थॉट या थिंकिंग आ रही है उसको किस तरह से हमको स्टॉप करना है, रोकना है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिस मेथड एम एट स्टॉपिंग इंट्रूडिंग थॉट्स थ्रू डिस्ट्रैक्शन। अब है ना, जैसे ही पेशेंट के अंदर एंजाइटी अराइज हुई है ना, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे ही पेशेंट के अंदर एंजाइटी अराइज हो रही है, उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं या फोबिया वाली सिचुएशन में वो डायरेक्ट पहुंच गया है और बहुत ज़्यादा डरने लग गया है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटी देंगे जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो मेनली इसके अंदर हम पेशेंट की जो है वो माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जैसे कि हमने उसको कोई है ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दी, उसको कैलकुलेशन दे दी, तो वो उसमें अपना दिमाग लगाने लग जाएगा। या फिर हमने उसको एक इमेज दे दी कि आप इस इमेज को कॉपी करो या ड्रॉ करो। तो इस तरह से पेशेंट जैसे ही एंजाइटी के सिम्टम्स हमें उसके अंदर दिखते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरह से उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसको एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे देते हैं ताकि उसका माइंड डेवलप हो जाए। तो इस तरह से जो नेगेटिव थॉट्स या एंजाइटी वाली फीलिंग्स उसके अंदर आ रही थी वो बंद हो जाती है, और उसका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट से उसका माइंड जो है वो कुछ बनाने में या कुछ क्रिएट करने में लग जाता है, जैसे कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गया या फिर इमेज को कॉपी करने में लग गया। तो काफी इजीली ये वर्क करते हैं। सेकंड वन आ गया टेक्निक्स टू काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन, कि किस तरह से जो गलत थॉट या थिंकिंग है उसको अपन काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे अपन देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स काउंटर बैलेंसिंग इंक्लूडिंग कॉग्निशन एंड द इमोशन प्रोवोक्ड बाय देम विथ अनदर थॉट। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर एक एंजाइटी वाला थॉट आया, हम दूसरे थॉट से उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और दूसरे इमोशन को प्रोवोक करेंगे, जगाएंगे, है ना। अब ये कैसे काम करता है इसे भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एंजियस पेशेंट विथ चेस्ट पेन बिकमिंग अप्रीहेंसिव थिंकिंग दैट ही हैज ए हार्ट प्रॉब्लम, ही मे बी ट्रेन्ड टू थिंक इट इज ओनली मस्कुलर पेन एंड डज नॉट रिलेट टू अदर हार्ट, है ना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल, इतना इजी सा एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हुआ, तो चूंकि हम सबको पता है कि चेस्ट पेन हार्ट अटैक के अंदर होता है, तो जैसे ही उसको चेस्ट पेन होगा पेशेंट जो है डरने लग जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाली है या मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। तो हम पेशेंट को इस तरह से समझाएंगे कि ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मस्कुलर पेन है, क्योंकि चेस्ट में भी बहुत सारी मसल्स होती है तो उस मसल्स की वजह पेन हो रहा है। तो चूंकि पेशेंट को जैसे ही चेस्ट पेन अराइज होता है तो वो एंजाइटी में आ जाता है, डरने लग जाता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो हमने उसकी थॉट को एक दूसरे थॉट से चेंज कर लिया कि ये चेस्ट पेन जो है वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मस्कुलर पेन है। तो इस तरह से जो थॉट है जो एंजाइटी को जो है अराइज कर रहा है, उस थॉट को हम जो है एक दूसरे थॉट से हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये सेकंड टेक्निक काम करती है। इस तरह से हमने जो फॉल्टी कॉग्निशन है उसको काउंटर बैलेंस किया। थर्ड टेक्निक है टेक्निक्स फॉर अल्टरिंग कॉग्निशन, कि किस तरह से कॉग्निशन को अपन अल्टर्ड कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं। तो
इसको अपन देखते हैं। दीज आर एम्ड एट चेंजिंग द नेचर ऑफ कॉग्निशन। द पेशेंट इज हेल्प टू आइडेंटिफाई माल अडेप्टिव कॉग्निशन एंड देयर लॉजिकल एरर। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम पेशेंट को इतना कैपेबल करते हैं कि वो उसको जो थॉट्स आ रहे हैं उसका नेचर क्या है, या उसके जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर पाए, और ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो थॉट्स है वो इलॉजिकल है और माल अडेप्टिव है ना। इसमें डायरेक्टली हम पेशेंट को लॉजिक देते हैं कि आपको जो भी थिंकिंग है, आप जैसा भी सोच रहे हो वो गलत है, वो लॉजिकली नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इलॉजिकल थिंकिंग है। अब ऐसी लॉजिकल एरर्स क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं आगे, है ना। जैसे कि फॉल्टी इन्फरेंस, ओवर जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, या फिर अनरियलिस्टिक अजम्पशन। फॉल्टी इन्फ्रेंस का मतलब सीधेली जो भी पेशेंट बोल रहा है हम उसे बताएंगे कि जो भी आप थिंकिंग जो है, जो आप सोच रहे हो, इस तरह का रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, आपकी थिंकिंग गलत है। जैसे कि पेशेंट ऐसा है कि वो ये सोचता है कि मेरे फैमिली वाले मुझे जहर देके मारना चाहते हैं, तो हम उसे डायरेक्टली बताएंगे कि आपकी फैमिली वाले आपका भला ही चाहते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते, तो वो आपको मारने की ट्राई नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो ऐसा करेंगे तो आप उनके बिहेवियर की ध्यान दो। अगर ऐसा होता तो आपको हॉस्पिटल में नहीं लिया के आते, वो आपकी केयर नहीं करते। तो इस तरह से फॉल्टी इन्फ्लुएंस, उनकी जो फॉल्टी थिंकिंग है अपन चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है ओवर जनरलाइजेशन, मतलब एक प्रॉब्लम जो किसी पर्सन को फेस हो रही है वो प्रॉब्लम सबके साथ नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि हमने अपनी लाइफ में किसी पर्सन को देखा जिसने थोड़ा सा सोडा पिया, और सोडा पीने के बाद अचानक से उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो जो फॉल्टी कॉग्निशन है इसमें वो कहता है कि जो भी पर्सन सोडा पिएगा उसको हार्ट अटैक आएगा तो मर जाएगा। तो पेशेंट ऐसा सोचने लग जाता है, बट रियलिटी उसके पीछे कुछ और थी, ये नहीं था। तो उसने उस चीज को ओवर जनरलाइज कर दिया कि सबके साथ ऐसा ही होता है कि सोडा पीने की वजह से सबकी डेथ हो जाती है। तो जबकि हर पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो पर्सन को सोडे से कुछ प्रॉब्लम हो, या उसको उससे एलर्जी हो, जिसकी वजह से हार्ट फेल होने की वजह से वो मर गया। तो हर सिचुएशन में एक ही कंडीशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है छोटी सी बात को बड़ा बनाना, और मिनिमाइजेशन का मतलब होता है बड़ी बात को जो है वो छोटा बनाना। मैग्निफिकेशन जैसे राई का पहाड़ बनाना, और मिनिमाइजेशन मतलब बड़ी चीज को हम छोटे से वे में देखते हैं। अब मैग्निफिकेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को कोई सीरियस इलनेस है, और वो उसको जो है कोई सीरियस इलनेस नहीं है ना, और छोटा मोटा ही कुछ प्रॉब्लम है, और उसको वो बहुत बड़ी बीमारी समझ के जो डॉक्टर के पास बार बार जाता है और कहता है कि मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे को बार बार खाना खाता हूँ वोमिटिंग आती, खाना खाता हूँ वोमिटिंग आती, हो सकता है कि मुझे पेट में कैंसर हो। फिर डॉक्टर क्या उसको डायग्नोज करता है, पर डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी पेशेंट जो है वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है। तो उसकी जो नॉर्मल छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो अपने माइंड के अंदर बहुत बड़ा बना के देखता है और फालतू में डरता रहता है। इसको अपन कहते हैं मैग्निफिकेशन। और एक आता है मिनिमाइजेशन, मतलब रियल में कोई उसको सीरियस हेल्थ का इशू है, पर उसको वो बहुत छोटे से वे में लेके जाता है और डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाता है, तो उसको कहते हैं मिनिमाइजेशन, कि अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना या बहुत छोटा समझना।